सीटेट सोशल साइंस SST। कुषाणों ने सत्ता के निम्नलिखित में से किन केंद्रों से शासन किया? पेशवा और मथुरा, पेशावर और वाराणसी, पेशावर और उज्जैन। कुषाणों ने सत्ता के निम्नलिखित में से किन केंद्रों में शासन किया? पेशावर और मथुरा, पेशावर और मथुरा। कुषाण एक मध्य एशियाई जनजाति थे जिन्होंने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। कुषाणों की शक्ति को दो मुख्य केंद्र थे। पेशावर कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मथुरा उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और कुषाण काल के दौरान व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। मालवा कुषाणों की शक्ति का केंद्र नहीं था। मालवा मध्य भारत का एक क्षेत्र था जिस पर गुप्त साम्राज्य सहित विभिन्न राजवंशों को शासन था। वाराणसी कुषाणों की शक्ति का केंद्र नहीं था। वाराणसी प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था, लेकिन यह एक राजनीतिक राजधानी नहीं थी। कुषाणों के लिए उज्जैन शक्ति का केंद्र नहीं था। उज्जैन मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था जिस पर मौर्य और गुप्त साम्राज्य सहित विभिन्न राजवंशों का शासन था। कुषाण अपने सैन्य विजय चीन और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक संबंधों और बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। वे मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे और उनका प्रभाव अभी भी क्षेत्र की कला और वास्तुकला में देखा जा सकता है। अंततः कुषाणों को गुप्त साम्राज्य द्वारा विस्थापित कर दिया गया जो चौथी शताब्दी ईस्वी में उभरा और भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष के युग की शुरुआत हुई। कुषाण साम्राज्य में अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तक्षशिला, काबुल और बैक्ट्रिया शामिल थे। निम्नलिखित कथनों A, B और C को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटी। निम्नलिखित कथनों A, B और C को पढ़ें, चयन कीजिए। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ABC। पूरा पाषाण काल एक प्रागैतिहासिक युग है जो लगभग 2 मिलियन वर्ष से 12,000 वर्ष पहले तक चला। पत्थर के औजारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के आधार पर इसे 3 चरणों में
3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न, मध्य, उच्च, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। समय की इस लंबी अवधि को निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% भाग को कवर करती है। मध्य पाषाण काल वह काल जब हम पर्यावरणीय परिवर्तन देखते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से आरंभ होकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक मध्य पाषाण काल कहलाता है। इस अवधि के दौरान पाए गए पत्थर के औजार आम तौर पर छोटे होते हैं और उन्हें पत्थर के औजार कहा जाता है। माइक्रोलिथिक संभवतः हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाए गए थे। आरी और दरांती जैसे औजार बनाने के लिए इसी समय पुराने किस्म के औजारों का प्रयोग जारी रहा। नवपाषाण काल अगला चरण जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व है वो नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारों के सैन्य उत्तराधिकारियों को निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। कथन ए बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारों की सैन्य उत्तराधिकारियों को निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ए तथा बी दोनों सही है। मनसब यह एक श्रेणी निर्धारित प्रणाली थी जिसका उपयोग मुगलों द्वारा अपने अधिकारियों की पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए किया जाता था। मनसबदार की सैन्य जिम्मेदारियां जात नामक एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती थी जो शाही सेना के लिए उसे बनाए रखने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या को इंगित करती थी। जबकि मनसबदार को सैन्य जिम्मेदारियां जात द्वारा निर्धारित की जाती थी। यह एकमात्र कारक नहीं था जिसने उनकी सैन्य जिम्मेदारियां निर्धारित की। सवार और घोड़ जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया? कंधार, मस्की, टोपरा, कालसी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? कंधार यह अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में मिले हैं। अशोक एक सम्राट थे जिन्हें 267
से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक ग्रीक और अरामाइक सहित विभिन्न भाषाओं के लिखे गए थे। यह शिलालेख उसके साम्राज्य में चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर पाए गए थे। कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। ग्रीक और अरामाइक भाषा में अशोक के शिलालेख 1963 में कंधार में एक शिलालेख पर पाए गए थे। मास्किया भारत के कर्नाटक में एक गांव है जहां अशोक का एक लघु शिलालेख मिला था। यह शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ग्रीक या अरामाइक भाषा में नहीं। कालसिया भारत के उत्तराखंड का एक गांव है जहां अशोक का एक शिलालेख मिला था। यह शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ग्रीक या अरामाइक भाषा में नहीं। टोपरा यह भारत के हरियाणा का एक गांव है जहां अशोक का एक स्तंभ शिलालेख मिला था। यह शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ग्रीक या अरामाइक भाषा में नहीं। गढ़कटंगा के गोंडा साम्राज्य में 70,000 गांव थे। इसका उल्लेख डैश में है। उय्याकोंडा उदयपुर अभिलेख में अकबरनामा में बहु बुरहानजी नामक ऐतिहासिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमराते विलियम में गढ़कटंगा के गोंडा साम्राज्य में 70,000 थे। इसका उल्लेख अकबरनामा जो मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल के इतिहास है, इसमें गढ़कटंगा के गोंडा साम्राज्य और उसके 70,000 गांवों का उल्लेख है। गढ़कटंगा मध्य भारत में स्थित था और अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और कुशल योद्धाओं के लिए जाना जाता था। उय्याकोंडा उदयनागर शिलालेख तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास उय्याकोंडा नहर में पाए गए तमिल शिलालेखों के एक समूह को संदर्भित करना है। वे काल के हैं और स्थानीय प्रशासन, सिंचाई प्रणालियों और धार्मिक बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बुरंजी शासन का ऐतिहासिक इतिहास है जो अहोम भाषा में लिखा गया था। वे 13वीं से 19वीं शताब्दी तक असम के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। विलियम मैथॉल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कारक या एजेंट ने 17वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में सेवा की थी। उन्हें लंदन में कंपनी के निदेशकों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया, जिसके राजस्व प्रणाली और स्थानीय शासकों की शक्ति भी शामिल थी। निम्नलिखित अभिकथन और अवधारणा पर विचार कीजिए। अभिकथन: स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा प्यूरी ओडिशा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण: जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिसकी पहचान उत्तर कला में विष्णु के रूप में की गई।
निम्नलिखित कथन आहार पर विचार कीजिए। अभी कथन स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण जगन्नाथ मूल एक स्थानीय देवता है जिनकी पहचान उत्तर कला के विष्णु के रूप में की गई है। वर्तमान से यहाँ पे क्या करता है। कथन में कहा गया है कि स्थानीय आदिवासी लोग पूरी ओडिशा में देवता जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाते हैं जो सही है और इसे वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान देखा जा सकता है। कारण देवता की उत्पत्ति के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है जिसमें कहा गया है कि यह संभवतः एक स्थानीय देवता था जिसे बाद में विष्णु के साथ पहचाना गया। यह सही भी है क्योंकि माना जाता है कि जगन्नाथ की उत्पत्ति एक आदिवासी देवता के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें हिंदू देवताओं में शामिल कर लिया गया। जगन्नाथ एक देवता है जिनकी मुख्य रूप से भारतीय राज्य ओडिशा में पूजा की जाती है और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। कथन और कारण सत्य है और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों की लगातार विरोध की। बिरसा मुंडा आंदोलन भारतीय इतिहास का एक मौलिक अध्ययन 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व से सामने आया। सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाते हुए बिरसा ने आदिवासी समुदाय को संगठित करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और भाषाओं का उपयोग किया। इस रणनीति ने एक गहरे संबंध की सुविधा प्रदान की, लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया। बिरसा का आंदोलन केवल दमनकारी ताकतों के खिलाफ विरोध नहीं था, यह ईसाई मिशनरी द्वारा प्रचारित सांस्कृतिक अस्तित्व और हिंदू जमींदारों द्वारा जारी आर्थिक शोषण के खिलाफ एक उग्र प्रतिरोध था। बिरसा मुंडा आंदोलन एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह और सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। करिश्माई आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को सामने आने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने की मांग की। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लाखों ग्रामीण महिला जो सूत कात कर अपनी जीविका चला रही थी वह 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। उन्हें 1830 के दशक तक ब्रिटिश सूती कपड़े
भारतीय बाजारों में फैल गए और 1880 के दशक तक भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सभी सूती कपड़े में से 2/3 ब्रिटिश में उत्पादित कपड़े से बने। निम्नलिखित कथन विपणन विचारधारा से लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। 1830 के दशक तक ब्रिटिश सूती कपड़े भारतीय बाजार में फैल गए और 1880 के दशक तक भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सभी सूती कपड़े में से 2/3 ब्रिटेन में उत्पादित कपड़े से बनते थे। ये अरबी दोनों सही और अरबी की व्याख्या नहीं करता। कथन भी भारतीय बाजार में ब्रिटिश सूती कपड़े की आमदनी और उपभोग स्वरूप पर उसके प्रभाव, विशेष रूप से ब्रिटिश निर्मित कपड़े के प्रभुत्व का वर्णन करता है। कथन ए उन ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा पर केंद्रित है जो इन परिवर्तनों से प्रभावित हुई और स्वदेशी कपड़े उत्पादन में गिरावट के कारण उनकी आजीविका चली गई। इसलिए जबकि दोनों कथन सत्य हैं, वह ऐतिहासिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं और भी एक ही वर्णन बेरोजगारी का स्पष्टीकरण के रूप में पेश नहीं किया गया। भारतीय बाजार में ब्रिटिश सूती कपड़े की आमदनी ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के कारण हुई, जिसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी कपड़े उद्योग को नष्ट करना था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया और ब्रिटिश कपड़े निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान की, जिससे भारत में भारतीय कपड़ा महंगा और ब्रिटिश कपड़ा सस्ता हो गया। भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन के कारण लाखों भारतीय बुनकरों और कत्तियों को नौकरी चली गई, विशेषकर महिला जो इस उद्योग में बड़ी संख्या में कार्यरत थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया और टैगोर ने इसका समर्थन किया। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, किंतु महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। सही उत्तर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, जो कि अंग्रेजों द्वारा अपनी सांस्कृतिक और मूल्यों का प्रचार करने के लिए भारत में लागू की गई शिक्षा प्रणाली थी। गांधी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए बनाई गई थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार हो और भारत में उनके शासन को कायम रखे। दूसरी ओर टैगोर ने रटने पर जोर देने और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच पर जोर न देने के लिए औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की। गांधी और टैगोर दोनों ने शिक्षा की एक अधिक समग्र और स्वदेशी प्रणाली की वकालत की, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों में निहित हो। औपनिवेशिक शिक्षा का तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान भारत में लागू की गई शिक्षा प्रणाली से है। इसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा
तैयार करना था जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार हो और भारत में उनके शासन को कायम रखने। सही उत्तर विकल्प ए है, क्योंकि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। ब्रिटिश संस्कृति और मूल्यों पर जोर दिया और भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर जोर न देने के कारण औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की गई। महात्मा गांधी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए बनाई गई थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार हो और भारत में उनके शासन को कायम रखे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रटने पर जोर देने और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच पर जोर न देने के लिए औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की। गांधी और टैगोर दोनों ने शिक्षा की एक अधिक समग्र और विदेशी प्रणाली की वकालत की जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों में निहित हो। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारकों से जुड़ी हुई है? राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्हें उस समय समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा संबोधित प्रमुख उद्देश्य में से एक सती या विधवा को जलाने की प्रथा थी, जिसे भारत के कुछ हिस्से में एक परंपरा माना जाता था। राजा राम मोहन राय ने तर्क दिया कि इस प्रथा को प्राचीन ग्रंथ में कोई मंजूरी नहीं थी और वास्तव में यह हिंदू धर्म के विपरीत थी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और अंततः 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे प्रतिबंधित कराने में सफल रहे। राजा राम मोहन राय के आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और समाज में उनके योगदान को आज भी भारत में याद किया जाता है और मनाया जाता है। श्री नारायण गुरु के एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और वैदिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत में आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया? 17वीं धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत सत्यशोधक समाज। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत ब्रिटिश शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया? सत्यशोधक समाज, जिसका अनुवाद सत्य शोधकों का समाज है, और
1973 में भारत के पुणे में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। संगठन का उद्देश्य समाज को कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को शोषण और उत्पीड़न में मुक्त कराना था, जिसमें निचली जाति और महिलाएं भी शामिल थी। साथ ही इसका उद्देश्य तर्कसंगत सोच का प्रसार करना और ब्राह्मणों को वर्चस्व को अस्वीकार करना, उस युग के दौरान प्रचलित जाति और लिंग के वर्चस्व वाले पदानुक्रम को चुनौती देना था। सतनामी धर्म सभा एक हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी एक विद्वान संगठन था जो भारत सहित एशियाई संस्कृतियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था। भारत धर्म महामंडल एक हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य पूरे भारत में हिंदू धर्म को एकजुट करना और बढ़ावा देना था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अपनी मृत्यु पर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर के बाघ के नाम से भी जाना जाता है, एक शासक था जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति अपने अटूट विरोध के लिए प्रसिद्ध था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों का एक दुश्मन था। अपने शासन के दौरान उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला में भाग लिया। इस युद्ध की विशेषता इस क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली का दृढ़ प्रतिरोध था। 1782 ईस्वी में सत्ता संभालने में बाद से ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने का टकरावपूर्ण सैन्य नीतियों को जारी रखा। वह एक राजनीतिक और चतुर कमांडर थे जो अक्सर युद्ध के मैदान में नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी लगातार लड़ाई परिणत चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध में हुए, जहां वह अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 में सेरीपट्टनम की लड़ाई में मारे गए। उनके प्रबल विरोध ने उन्हें भारतीय इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में स्थान दिया गया। इस अन्य विरोध के साथ साथ टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण की वकालत की। वह अपने राज्य की भलाई और पहचान के प्रति सुरक्षात्मक थे, जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध हुआ। इस सांस्कृतिक स्फूर्ति के हिस्से के रूप में उन्होंने एक नया कैलेंडर, सिक्कों की एक नई प्रणाली और नए वजन का माप लागू किए, जबकि वह पश्चिम से तकनीकी प्रगति के लिए खुले थे, जैसे कि अपनी सेना को उन्नत करने में फ्रांसीसी विशेषज्ञता
کا उपयोग करना उन्हें सांस्कृतिक के बजाय सामरिक के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य अपने विरोधियों को बेहतर विरोध करने के लिए अपने स्थिति को मजबूत करना था। इस प्रकार दोनों कथन वास्तव में सटीक थे। टीपू सुल्तान ने अपने मृत्यु तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उन्हें स्वदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के क्षरण का भी दुर्दर्श से विरोध किया। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक डेनिस द्वारा लिखी गई बरुद्दीन तैयबी, रामेश्वर दत्त, दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक डेनिस द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी, जो एक भारतीय राजनीतिक नेता, विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी और इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और अभाव का प्रकाश डाला गया। नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे जहाँ उन्होंने भारतीय गरीबी का मुद्दा उठाया और भारतीय शासन की वकालत की। हम एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बरुद्दीन तैयब एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। रमेश चंद्र दत्त एक भारतीय सिविल सेवक और विद्वान थे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र और इतिहास का विस्तार से लिखा। किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? भारत, यूरोप, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, भारत, पाकिस्तान, चीन। किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे? भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, मिस्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में 5 प्रमुख नेताओं द्वारा की गई थी। भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो के नेतृत्व में इंडोनेशिया राष्ट्रपति कुशनो द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। घाना पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति नक्रोमा द्वारा। मिस्र राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के अधीन। इन नेताओं को, जिन्हें अक्सर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक पिता कहा जाता है, इसके सिद्धांतों को मजबूत करने और वैश्विक राजनीति में इसके प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राष्ट्र को सामूहिक रूप का उद्देश्य अपनी संप्रभुता बनाए रखना और शीत युद्ध काल के दौरान दो महाशक्तियों संयुक्त
امریکہ اور USA کے بیچ پرتبندھت میں شامل ہونے سے بچنا تھا، جس سے خود کو ایک مہتوپورن تیسرے مورچے کے روپ میں استھاپت کیے جا سکتے ہیں۔ گٹ نرپیکش آندولن MAM کی استھاپنا اپنیویش بعد سماپتی اور شیت یدھ کے دوران ہوئی۔ MAM ایک انترراشٹریہ سنگھٹن ہے جس میں 100 سے ادھک دیش ہیں جو ناٹو یا سوویت سنگھ جیسے پرمکھ شکتی گٹوں کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کرتے ہیں۔ اس کی استھاپنا 1961 میں مصر، بھارت، انڈونیشیا، گھانا اور یوگوسلاویہ کے نیتاؤں دوارا بیلگریڈ میں کی گئی تھی۔ 5 کی پہل دوارا شروع کیا گیا ناسک، نہرو سکنکرما اور ٹیٹو نے سوتنتر افریقہ اور ایشیائی دیش کے بیچ شانتی پورن سہہ استھتو کو بڑھاوا دینے کے لیے 1956 میں نہرو اور ٹیٹو دوارا اس کی کلپنا کی گئی تھی۔ ادیشوں میں سرپربھوتو کی رچھا کرنا، سامراجیہ واد، ودیشی آکرمن اور ستا کی راجنیتی کا ورودھ کرنا شامل ہے۔ شیت یدھ کے دوران پربھاؤ شالی وکاسشیل دیشوں کے ہتوں کا پرتیندھتو کرنا، شیت یدھ پراسنگک بحث، نرسانسکریوں، آرتھک اسمانتاؤں، مانواधिकारों پر کیندرت ہے۔ 2023 تک سنیکت راشٹر کے 2/3 سدسیوں اور وشو کی 55% آبادی کا پرتیندھتو کرتا ہے۔ بہوپکش واد سوتنترتا کا سمرتھن کرتا ہے، اسمانتا کے خلاف لڑتا ہے۔ ان میں سے کن گرہوں کے چاروں اور چھلے ہوتے ہیں؟ برہسپتی، شنی، ارون، ورن۔ ان میں سے کن گرہوں کے چاروں اور چھلے ہوتے ہیں؟ برہسپتی، شنی اور ارون۔ ABC برہسپتی کی ولیہ پرنالی انیہ ویشی گرہوں کی تلنا میں کافی کمزور ہے اور بہت کم سنچت ہے۔ اس کی کھوج 1979 میں ناسا کے وایاجر 1 انترکش یان دوارا کی گئی تھی۔ چھلے کے 4 مکھ گھٹک ہونے والے مکھ غلے اور 2 گوشمر غلے جو چھوٹے دھاتو کنوں سے بنے ہوتے ہیں۔ برہسپتی کے 95 گیات اپگرہ ہیں۔ 4 سب سے بڑے اپگرہوں کو گیلیلین اپگرہوں کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ یوروپا، گانیمیڈ اور کیلسٹے۔ شنی اپنی پرمکھ ولیہ پرنالی کے لیے سب سے پرسدھ ہے۔ یہ ہمارے سور منڈل میں سب سے شاندار اور آسانی سے دکھائی دینے والا ہے۔ یہ حل ہے۔ چھلے مکھ روپ سے برف کے کنوں سے بنے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی ماترا میں چٹانی، ملبے اور دھول ہوتی ہے۔ چھلے بہت چوڑے لیکن آشچര്യجنک روپ سے پتلے ہیں اور ان کی ایک جٹل سنرچنا ہے۔ ان کے بیچ کئی انترال اور وبھاجن ہیں۔ شنی کے 82 گیات اپگرہ ہیں جن میں سب سے بڑا ٹائٹن ہے جو پورے سور منڈل میں دوسرا سب سے بڑا اپگرہ ہے۔ ارون کی برہسپتی کی تلنا میں ادھک جٹل ولیہ پرنالی ہے لیکن شنی کی
تلنا میں کم ہے۔ اس کے تیرہ گہرے بڑے کانوں سے بنے ہیں۔ دو سب سے بڑے چھلے چمکیلے رنگ کے ہیں، ایک لال رنگ کا ہے جبکہ دوسرا نیلا ہے، جو ارون کو ہمارے سور منڈل میں گرہوں کے وادی بناتا ہے۔ ارون کو 27 اجاط اپگرہ ہیں جن کا نام ولیم شیکسپیئر اور الیگزینڈر پوپ کے کاروں کے پتوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سب سے بڑا یورینیم اپگرہ ٹائٹینیم اوبورون ہے۔ ورون سورج کا 8واں اور سب سے دور کا گرہ ہے۔ یہ واقعے کے آدھار پر سور منڈل کا چوتھا سب سے بڑا گرہ، تیسرا سب سے وشال گرہ اور سب سے گھنا وشال گرہ ہے۔ یہ پرتھوی کے تاپمان کا 17 گنا ہے اور اس کی نکٹورتی جوہروں سے تھوڑا ادھک وشال ہے۔ بھارتی مانک سمے کس مانک پر آدھارت ہے؟ بھارتی مانک سمے ہے UTC 5:30، جس کا ارتھ ہے کہ یہ سمے ہے سویرے سمے UTC سے 5 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ IST کا پالن پورے بھارت میں کیا جاتا ہے اور اس میں چھیتری بھنتا نہیں ہے۔ IST کو نردھارت کرنے والا دیشانتر 30 پورو ہے، جو راجیہ اتر پردیش کے الہ آباد شہر، جسے اب پریاگ راج کے نام سے جانا جاتا ہے، سے ہو کر گزرتا ہے۔ IST ڈیلٹا 7 ٹائم DST کا پالن نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیشوں کے وپریت، جو دن کے سمے کو لمبا کرنے کے لیے اپنی گھڑیوں کو آگے یا پیچھے سمایوجت کرتے ہیں، IST پورے برس استھر رہتا ہے۔ پورے دیش میں سبھی پرشاسنک ادیشوں، جو نیویگیشن، ریلوے، شیڈولنگ اور پرسارن کے لیے ایک ہی مانک سمے IST کا اپیوگ کیا جاتا ہے۔ IST کے لیے UTC آف سیٹ کو اپنانے کا نرنے بھارت کی بھوگولک سیما کے درجے پر آدھارت تھا۔ بھارت کے اتریکت سری لنکا بھی UTC آف سیٹ کا پالن کرتا ہے۔ IST لائن کے نکٹتم استھت راجیہ اتر پردیش۔ بھارتی مانک سمے ریکھا اتر پردیش میں مرزاپور الہ آباد شہر، جسے اب پریاگ راج کے نام سے جانا جاتا ہے، کے پاس سے ہو کر گزرتی ہے۔ مدھیہ پردیش IST ریکھا اس راجیہ کی پوربی سیما کے قریب سے بھی گزرتی ہے۔ چھتیس گڑھ IST ریکھا چھتیس گڑھ کی پوربی سیما کے بالکل سمانتر ہے۔ اڈیشہ IST ریکھا اڈیشہ کی پچھمی سیما کے قریب سے گزرتی ہے۔ ان میں سے کیا دن اور رات تتھا ریتوں میں پریورتن سمبھاوت کرتا ہے؟ کرمشಃ پرتھوی کے گھورنے ون پریکرمن، کرمشಃ پرتھوی کے گھورنے، پرتھوی کا گھورنا، پرتھوی کے پریکرمن۔ ان میں سے کیا دن اور رات تتھا ریتوں میں پریورتن سمبھاوت کرتا ہے؟ کرمشಃ پرتھوی کے گھورنے ون پریکرمن۔ پرتھوی کے اپنی دھری پر گھومنے سے دن اور رات کا پریورتن ہوتا ہے، جبکہ سورج کے چاروں اور اس کی پریکرما اپنی جھکی ہوئی دھری کے ساتھ مل کر ریتوؤں کے پریورتن کی اور لے جاتی
है। इन दोनों गतियों को परस्पर क्रिया पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए मौलिक है। पृथ्वी का घूर्णन और दिन रात का चक्र। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से होकर गुजरती है। इस घूर्णन को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पूरा दिन और रात एक चक्र होता है। दिन और रात का चक्र जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, इसकी सतह के विभिन्न हिस्से सूर्य का प्रकाश और गर्मी के संदर्भ में आते हैं, जबकि और अन्य हिस्से छाया में रहते हैं। सूर्य के सामने वाला भाग दिन में उजाले का अनुभव करता है, जिससे दिन का समय बनता है, जबकि सूर्य से दूर वाला भाग अंधकार में होता है, जिससे रात का समय बनता है। दिन और रात की अवधि पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है दिखाई देता है, जिससे हमें दिन और रात का चक्र मिलता है। दिन के उजाले और अंधेरे की अवधि किसी स्थान और वर्ष के आधार पर भिन्न होता है। पृथ्वी की परिक्रमण और बदलते मौसम। पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्ष में घूमती है। लगभग प्रत्येक 365.25 दिन में एक पूर्ण क्रांति पूरी करती है। यह अवधि एक वर्ष की परिभाषित करती है। इस झुकाव हुआ अक्ष पृथ्वी के घूर्णन धुरी उसे क्षेत्रीय तल से सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव पृथ्वी पर बदलते मौसम के लिए जिम्मेदार है। सूर्य का प्रकाश पर प्रभाव। चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है, ग्रह के विभिन्न हिस्सों को अपनी झुकी हुई धुरी के कारण वर्षा के अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। संक्रांति और विषुव क्रांति 21 जून और 21 दिसंबर को आसपास पृथ्वी की धुरी या तो सूर्य की ओर या उससे दूर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति होती है। ग्रीष्म क्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका जाता है, जिससे दिन के उजाले लंबे हो जाते हैं और तापमान गर्म हो जाता है। इसके विपरीत शीतकालीन संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य के दूर झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के उजाले कम हो जाते हैं और तापमान ठंड हो जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इसका विपरीत होता है। विषुवत 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास पृथ्वी की धुरी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही सूर्य से दूर, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात की लंबाई समान होती है। इन्हें क्रमशः वसंत और शरद ऋतु के रूप में जाना जाता है। बदलते मौसम। पृथ्वी के झुकाव और इसकी अंडाकार कक्षा के कारण ग्रह के विभिन्न हिस्सों को पूरे वर्ष अलग अलग मात्रा में सूर्य के प्रकाश प्राप्त होता है। झुकाव के साथ साथ सूर्य के प्रकाश में यह विभिन्न ऋतु परिवर्तन का कारण बनती है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी में आगे बढ़ती है, सूर्य के प्रकाश का कोण और तीव्रता बदल जाती है, जिससे तापमान, आर्द्रता, मौसम, एक दिन और रात की लंबाई प्रभावित होती है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच पर 30 पूर्वाह्न का समय होगा। 2 अपराह्न 10 पूर्वाह्न 2 अपराह्न 2 पूर्वाह्न 10 पूर्वाह्न। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में समय होगा। 2 अपराह्न 2 अपराह्न 2 अपराह्न 2 अपराह्न। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रति घंटे 15 डिग्री घूमती है, इसका देशांतर की प्रत्येक डिग्री 4 मिनट है। 60 मिनट 15 डिग्री 4 मिनट प्रति डिग्री के समय अंतर को दर्शाती है। जब प्रमुख यमोत्तर 0 डिग्री पर दोपहर होती है तो ग्रीनविच के पूर्व में एक स्थान भी समय से आगे होगा तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में जो 2 घंटे आगे का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे है 30 भाग 15 यानी 2, या अपराह्न 2 बजे होगा। जब ग्रीनविच में अपराह्न 12 बजे होंगे। ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ग्रीनविच मीन टाइम विश्व के समय मानक के रूप में कार्य करता है। इसके लिए संदर्भ रेखा प्रमुख यमोत्तर ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। जीएमटी समय प्रणाली आधी रात से समय की गणना करती है और इसका उपयोग ग्रीनविच लंदन में रॉयल वेधशाला में औसत तौर समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन ने जीएमटी को विश्व का समय मानक के रूप में चुना गया था, जिसका मुख्य कारण उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव समय के साथ इसकी गणना करने का तरीका बदल गया है। यह मूल रूप से दोपहर के समय पर आधारित था, लेकिन बाद में इसे आधी रात में बदल दिया गया। जीएमटी उपयोग आज अधिकांश टी उद्योगों के लिए नहीं किया जाता है। इसके बड़े पैमाने पर समर्थित सार्वजनिक समय यूटीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो अधिक ही सटीक है और पृथ्वी के घूर्णन में भिन्नता को ध्यान में रखता है। रॉयल ग्रीनविच वेधशाला के देशांतर पर स्थित मेरिडियन को प्रमुख यमोत्तर पर ग्रीनविच मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। कई वर्षों तक जीएमटी ने वैश्विक समय के लिए मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन अब यह दूरगामी यूटीसी से छोड़ दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्रता पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन शीतोष्ण वन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्ध पर्णपाती वन अर्धपर्णपाती वन भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों को विशेष मध्य वर्षा और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों का मिश्रण है, जो शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। दूसरी ओर शुष्क वन वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें ऐसे पेड़ होते हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समशीतोष्ण वन मध्य जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें ठंडी, सर्दी, गर्मी, ग्रीष्मकाल के साथ अलग अलग मौसम होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु उपजाऊ है और वे भूमध्य रेखा के पास स्थित है।
جس میں نم پرپاتی اس چھتروں کے لیے سب سے اپیکت پرکار کے ون ہیں۔ شودھ پروتیہ ون 500 سے 1000 میل تک ورشا والے چھیتر میں پائے جاتے ہیں اور ان میں سنگول، سال اور بانس ہوتے ہیں۔ شیتوشن ون 10 سے 20 ڈگری سیلسیس اور تاپمان والے چھیتروں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں اوک، میپل اور بیچ جیسے پیڑ ہوتے ہیں۔ انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ بنگال کی خاڑی میں استھت دویپ کا ایک سموہ ہے اور اپنے سمردھ جیو پریستھتکی تنتر کے لیے جانا جاتا ہے۔ دویپ میں کل 96 ون راشٹریہ بھون اور 22 ریزرو زون ہیں۔ مگرمچھ اور نکوبار پوائنٹ جیسے کئی لپت پرجاتیوں کا گھر ہے۔ نمن کتھنوں کو پڑھیے۔ کتھن ایک گرینائٹ ٹھوس چٹانوں کے چٹانوں ہے تتھا بلڈنگ بنانے، سجاوٹی سلبٹے کے طور پر پریوگ میں لائے جاتے ہیں۔ کارن پرتھوی کی بھوپٹی کے بہت نیچے دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے کے کارن یہ بڑے دانوں کے روپ میں لے لیتے ہیں۔ اے آر کی صحیح ویاخیا کرتا ہے۔ گرینائٹ عمارتیں، سجاوٹ ادیش اور پتھروں کو پیسنے کے لیے ایک وانچھنیہ سامگری ہے۔ گرینائٹ کے بڑے دانوں کے پیچھے کا کارن پرتھوی کی پرت کے اندر ہونے والی دھیمی شیتل پرکریا ہے۔ کتھن اور کارن دونوں ستیہ ہیں۔ کتھن صحیح ویاخیا کرتا ہے۔ گرینائٹ آگنیہ چٹان ہے جو مکھ روپ سے فیلڈسپار اور پالڈر سے بنے ہیں۔ یہ ایک ٹکاؤ اور کٹھور سامگری ہے جو میگنیشیم اور کٹھوعہ کے پرتی پرترودھ گوبندوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ کارن واستو میں دعوے کی صحیح ویاخیا ہے۔ پیر ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کارن ستیہ ہے۔ وکلپ کارن ہٹایا جا سکتا